रबते तो ये लोग करते हैं। इन्होंने पहले लोटा फैक्ट्री जो बनाई थी और जिस तरह से लोटों को मैन्युफैक्चर किया था, जो सिंध हाउस पे मंडी लगाई थी, वही इन्होंने गलाजत, इनको डॉलर्स के फेंकना या बोरियों के मुंह खोलना नहीं कहती, ये तो ओपन गटर है, ये तो ताफुन फैला रहे हैं हमारे जमहूरी मुआशरे के अंदर। मैं MQM पाकिस्तान में जब तक था, और आज मैं ये बता दूं कि ये एक रेड लाइन है। हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासी जमात जिससे मेरा ताल्लुक था, MQM पाकिस्तान, क्योंकि अब मैं नॉमिनेट हो गया हूँ गवर्नर के लिए, तो सियासी पोजीशन मेरे पास नहीं है। अबरार अहमद आए बड़े दबंग अंदाज से, पहले टेस्ट मैच में 11, दूसरे में 7 विकेटें ली, लेकिन फिर उसके बाद उनको समझ लिया है और हमारी बॉलिंग में वो पेनिट्रेशन नजर नहीं आ रही। मैं हैरान हूँ कि इन्होंने यासिर शाह जैसे एक्सपीरियंस कैंपेनर को बाहर कर दिया। नुमान अली है तजुर्बाकार, लेकिन वो बॉलिंग में थ्रस्ट नजर नहीं आ रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, सूबाई असम्बलियों की तहलील तो अभी बाद की बात है। कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों का मामला आज बड़ा दिलचस्प रहा। जब चैम्बर में कौमी असम्बली के स्पीकर के साथ मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हुई, तो उस वक्त ये कहा गया कि तमाम लोग मौजूद हैं तो इस्तीफ़ों के मामलात हों। स्पीकर ने कहा कि हाथ से लिखे हुए फर्दन फर्दन इस्तीफ़े हों, मुझसे मुलाकात करें और इसके बाद इस्तीफ़ों की मंजूरी होगी, क्योंकि आइन में यह दर्ज है। जब स्पीकर से यह इस्तफसार किया गया कि 11 वो लोग जिनके आपने इस्तीफ़े मंजूर किए थे, वो उन लोगों से आपकी कोई मुलाकात हुई थी, अलहदा कोई उनके इस्तीफ़े थे, तो इस पर कोई जवाब उनका बहरहाल नहीं था। लेकिन स्पीकर ने कहा है कि आइन कानून के मुताबिक ही अमल किया जाएगा। मामला क्या है कि इस्तीफ़े देने वाले मौजूद हैं, इस्तीफ़े कबूल करने वाले क्यों नहीं हैं? और उसके बाद कुछ खबरें ऐसी चलाई गई ज़राए के साथ कि ज़राए का नाम लेकर ये खबरें चलाई गई कि बहुत से लोगों का उनके साथ राब्ता है, वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते हैं, वो हाज़िरी लगा रहे हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे आज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। मुसर्रत साहब, आपके वक्त का भी। चलें, कौमी असम्बली के मामलात के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन कौमी असम्बली का लग रहा है मामला बड़ा तवील होता जा रहा है। सूबाई असम्बलियों की तहलील तो कन्फर्म कर रखी है कि वो होगी। रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मज़हका खेज सिचुएशन है और ये जो रास्ते ढूंढ रहे हैं वो मुझे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता नहीं लग रहा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो और ध्यान दिया जा रहा है, और जो हमारा एक आईनी और जमहूरी हक है उसके रास्ते में जिस तरह से रुकावटें खड़ी की जा रही है, मज़हका खेज है कि राजा परवेज अशरफ साहब से कोई पूछे कि जिन लोगों के आपने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए थे, जो माशाल्लाह से ज्ञान आज सुबह वो दे रहे थे, फरमा रहे थे, क्या वो सारे SOPs पे पूरा उतरते थे जो पहले आपने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए हैं? उसका जवाब है नहीं। यानी कि वो मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि जी मैंने उनको TV शोज के अंदर भी सुना, मुझे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी बोला। तो देखें, जहाँ तक हैंड रिटन की बात है उस चीज से हमें उनसे इत्तफाक है, और ये हमारे रिजाइन करने के पीछे उसके पीछे एक हमारी सोच है, उसके पीछे एक फिक्र है, और वो फिक्र ये है कि पाकिस्तान को बचाना और पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लेके आना और आम इंतखाबात की तरफ जाना। और इनके ये जो लेतो लाल से काम लेने का मतलब ये है कि ये चाहते हैं ये फिर पिक एंड चूज पे जाएं, जिन लोगों को जो लोग इनको पसंद नहीं है उनको विक्टिमाइज करें, चंद के रिजाइन एक्सेप्ट कर लें और चंद को ये कहें कि जी इनका तो ये प्रॉब्लम थी, तो ये कबाहत थी। देखें, इनको चाहिए कि जो हमारा एक आईनी और जमहूरी हक है उसको ये एक्सरसाइज करने के रास्ते में रुकावट मत बने, ये PTM के फैसिलिटेटर मत बने। देखें, हमारी जमात का ये मुतफिका फैसला है कि हमारी सारी पार्लियामेंट्री कमेटी फ्रॉम नेशनल असेंबली वी वांट टू रिजाइन, और उसके लिए हम सारे इकट्ठे भी आज वफद के मिलने का मतलब। लेकिन एक चीज मुसर्रत साहबा, माफ कीजिएगा मुसर्रत साहबा, एक चीज आपके अराकीन के बारे में ये कहा गया कि कुछ के राब्ते हैं, कुछ छुट्टी की दरख्वास्त दे रहे हैं, कुछ के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो इस्तीफा देना ही नहीं चाहते थे, कोई जबरदस्ती का मामला था।
देखें, इनको चाहिए कि ये ऐसे इस चीज को स्टेटमेंट की हद तक ना रखें। इफ समबडी इज नॉट इंटरेस्टेड, आप ठीक है, आप उनका नाम बताएं और उनका रिजाइन एक्सेप्ट करें। जो खुद इनको कह रहा है, अगर मुसर्रत खुद इनको कह रही है कि जी मैंने रिजाइन नहीं करना, तो उनका ना करें और पब्लिक कर दें। लेकिन ये कि जी खुफिया राब्ते तो हमारे लोगों से किए जा रहे हैं, हमारे लोग नहीं कर रहे हैं, अलबत्ता हमारे लोगों से किए जा रहे हैं। इसका बारहा इजहार हमने किया है जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पंजाब में भी यही सिचुएशन है, राब्ते तो ये लोग करते हैं। जिन्होंने पहले लोटा फैक्ट्री जो बनाई थी और जिस तरह से लोटों को मैन्युफैक्चर किया था, जो सिंध हाउस पे मंडी लगाई थी, वही इन्होंने गलाजत और वही इनको डॉलर्स के फेंकना या बोरियों के मुंह खोलना नहीं कहती, ये तो ओपन गटर है। ये तो ताफुन फैला रहे हैं हमारे जमहूरी मुआशरे के अंदर। और यहाँ पे बेशर्मी और ढिठाई की लेवल आप चेक करें कि गैर आईनी काम करते हुए ना इनको शर्म आती है, ना इनको हया आती है, और बड़ी ढिठाई के साथ ऐसे बंदे को टाइटल दे रहे थी बड़ा खिलाड़ी है। माशाल्लाह, क्या खिलाड़ी है जो पीपल्स पार्टी को खा गया। और इंशाल्लाह सिंध में भी पीपल्स पार्टी की आखिरी रसूमात ये खुद ही करेगा। और इसी तरह ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बदनुमा दाग और धब्बाए ऐसे लोग जिन्होंने जमहूरियत को गाली बना दिया, और ये सियासत जैसा मुकद्दस एक काम जिसका अच्छा, मुसर्रत साहिबा हमारे साथ रहिएगा। मैं इस पे नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, कौमी असम्बली में इस्तीफे अब वो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं अलग अलग आया जाए। इससे पहले 11 इस्तीफे भी हो गए, मंजूर भी हो गए, सब उस पर ज़िमनी इलेक्शन भी हो गए, सब मामला अब रोका जा रहा है कि पीछे आप इस्तीफे ना दें। क्या चक्कर रही है? नहीं, अगर रोका जा रहा है जबरन तो मेरे ख्याल में नाम पब्लिक कर देने चाहिए कि फ़लाँ नहीं आना चाहते हैं। और जिस तरह हमारी बहन ये कह रही है मुसर्रत के हमारे लोगों से रब्ता किया जा रहा है, तो ये भी पब्लिक कर दें कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ MNA से रब्ता करके ये बात की है, तो सामने आ जाए कि कौन रब्ते कर रहे हैं, और ये सामने आ जाए, वो भी बता दें कि भाई कौन रब्ते में है, और ये बता दें कि कौन रब्ता कर रहा है। तो इस्तीफ़े जो हैं, अगर उसका आइनी प्रोसीजर ये है कि अगर वो हाथ से लिखे हों और अगर वो फ़र्दन पेश किए जाएँ तो ले लें, और कहें कि जनाब अच्छा मैं आपको पेश कर रहा हूँ, ये मेरा इस्तीफ़ा ले लें और उसके बाद मुझे डी-सीट कर दें। फिर दूसरे चले जाएँ, लाइन में खड़े रह जाएँ और आकर अपनी तमाम सीटों से जो भी हैं वो अपना इस्तीफ़ा दे दें और वो उसको कबूल कर लें, और उसके बाद जो भी प्रोसेस हो वो आगे चला जाए। लेकिन ये कि इफ़ एंड बट चलता रहे। ठीक, अच्छा लगारी साहब, मामला ये है कि इन चीज़ों को क्लियर, एक पार्टी दे रही है इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाने चाहिए। एक जगह असम्बली वो तहलील करना चाह रहे हैं, वहाँ असम्बली वो तहलील नहीं होने दी जा रही, वहाँ उनसे उधर से राब्ते हैं, तो जो जाना चाहते हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा। ये अजब चलन नहीं है पाकिस्तान की सियासत में? आपकी मैं तो ये कहूँगा कि सोच समझ कर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए सबको, क्या ऐसा ना हो बाद में इस्तीफा देना पड़ जाए। इसी असम्बली में तो आप वज़ीर रहे, आप वज़ीर आज़म रहे, आप अरकान असम्बली रहे, आप काबीना में शामिल रहे। जब ये आ गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो अगले दिन आपने रिज़ाइन कर दिया, तो आपको रहना चाहिए था हाउस के अंदर, एक साथ बाजमात रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। अगर ये रिवायत कायम हो जाती है कि जो अपोजिशन में आ जाए और रिज़ाइन कर दे, या अगर हुकूमत जिसको ना मिले तो वो इसी तरह करे, तो ये पाकिस्तान में सिस्टम चलेगा नहीं। आप चलाना चाहें जमहूरियत को, अगर इस तरह चलाना है तो इस तरह चला कर देखें, ये होगा नहीं। ये भी एक गेम का हिस्सा है, सियासी खेल जो भी होता है उसके अंदर ख़राबियाँ हैं, हमें मालूम है कि ख़राबियाँ हैं उसके अंदर, और उसको ठीक करना होगा तो सिस्टम को आगे बढ़ा कर चलना होगा। हमने इधर उधर नहीं देखना है कि वो इदारा आ जाए, फलां इदारा आ जाए, वो हमारी मदद को निकल आए, वो हमारी मदद को निकल आए। अगर इस तरह से हम देखते रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ना है तो जो भी हो, आपने ये मिसाल भी तो देखी है ना कि पीपल्स पार्टी जो 90 में इलेक्शन हुए 20 महीने के बाद, तो उनको कहा गया कि आप 45 सीटें, और ख़ुद बेनज़ीर ने कहा था कि लिखा गया लफ्ज़ 45 लिखकर गोल दायरा मारा गया और कहा गया कि ये होंगी पीपल्स पार्टी की सीटें, और इलेक्शन से पहले किया गया, और ये ऑन द रिकॉर्ड थी, उन्होंने दिया था इंटरव्यू, वो मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो है दोबारा अगली मरतबा उन्हें और ज़्यादा हो गया, उनको 18 सीटें दी गई और बाकी सारी सीटें जो हैं PMLN को मिल गई। तो उसके बाद भी उन्होंने सिस्टम के साथ नहीं किया कि जी हम नहीं चलेंगे। अगर वो सिस्टम को चलने का मौका मिले और ये मिलकर आगे बढ़ते रहें, फिर उसके बाद जो है ये 2002 में तो कमाल ही हो गया कि मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब भक्कर में जाकर इलेक्शन लड़े और 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर गए।
और फिर उसके बाद ये जो नून लीग वाले थे इनको मिली थी 12 सीटें, अब पीटीआई को मिली थी 1 सीट। तो अब वो सारे कहते हैं हम तो अपोजिशन में है। मेरे ख्याल में ये प्रोसेस है सिस्टम के आप जो कह रहे हैं वो साथ होना चाहिए। मैं आज एक सेनेटर्स की भी मुलाकात हुई है चीमा साहिबा, तो सेनेट से तो नहीं इस्तीफों का मामला, खान साहब के साथ सेनेटर्स की जो आज मुलाकात हुई है वहां से तो नहीं इस्तीफे दे रहे? इस वक्त तक हमारा सेनेट से कोई रिजाइन करने का प्लान नहीं है। अच्छा। और वो तो अगली एक जाहिर है हमारे वो भी मेन स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको सारी जो हमारी डिसीजन मेकिंग है उससे आगाह रखना, और वो लोगों की ख्वाहिश भी है खान साहब से मिलना, स्पेशली जब उनके ऊपर अटैक हुआ उसके बाद। तो चूंकि फर्दन सबसे मिले हैं खान साहब, अपने MPS से मिले हैं, MNA से मिले हैं, तो इसलिए जो है ना उनसे मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त मुल्क की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल और जो महंगाई है उसके ऊपर हम अगला लाहे अमल तैयार करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मुल्क को इस दलदल से बचाया जा सके। तो एक ही चीज समझ आती है कि एक चीज आप क्योंकि पंजाब में हैं तो पंजाब में मामलात के हवाले से काफली सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही है। 15 कौमी में 30 सूबाई में आपसे अगले आने वाले इलेक्शन के लिए वो सीटें मांग रही हैं, बहुत बड़ी तादाद है ये सीट्स की। तो क्या सीट एडजस्टमेंट का प्लान हो रहा है? जी, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर हमारा दोनों जमातों का इत्तफाक है, कंसेंसस है, कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। अच्छा। और उनकी भी जायज़ ख्वाहिशात हैं, और इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब तमाम जो हमारे ऑनरेबल जो एलाइज हैं, एक ही है एलाई काफ लीग, उनकी हम हर जो एक जायज़ उनका मुतालबा उसको तो हम पूरा कर भी रहे हैं, और कोई नंबर के ऊपर कोई किसी किस्म का हमारा आपस में प्रॉब्लम नहीं है। सही। अच्छा लगारी साहब, जैसे इसी पे अगर सीट एडजस्टमेंट यहाँ हो रही है पंजाब में काफ लीग और PTI के दरमियान, तो आप समझते कि ये इस किस्म की सीट एडजस्टमेंट पूरी PDM अगले आने वाले इलेक्शन में इस इत्तेहाद जो काफ लीग और PTI का इसके खिलाफ होगा, या अपना अपना अलग अलग इलेक्शन लड़ने का नजर आएगा? आप नहीं, मेरे ख्याल में अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, और अलग अलग इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन जब भी हूँ लेकिन अलग अलग इलेक्शन लड़ना चाहिए, और उनको अपनी अपनी हैसियत का पता होना चाहिए और अपनी अपनी अवामी हिमायत का भी पता होना चाहिए। सर हालिया इलेक्शन में तो हैसियत आपके सामने थी। हालिया इलेक्शन को ना कहें, हालिया इलेक्शन जो थे पहले हुए थे तो PTI हार रही थी, 2021 में सारी सीटें हार रही थी, और 2022 में जो है वो जो क्योंकि ये हुकूमत में थे ये हार रहे थे। अब अगर आगे जाते दोनों इक़्तिदार से बाहर होंगे, निगरान आकर बैठे होंगे, फिर देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन ये कि एक अगर आपके मंशूर एक है तो जम हो जाए एक दूसरे के साथ, चाहे वो कोई भी ऐसा, तो फिर मर्जर कर लें आप आपस में, एक हम एक पार्टी बन जाते हैं। और इलेक्शन जो है वो अगर इत्तेहाद बना कर लड़ना है तो भी इत्तेहाद जो है वो अपने अपने साइन पर जाकर इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, सबको अपने अपनी सीटों पर जाकर लड़ना चाहिए और अपने हिसाब से करना चाहिए। और इसी तरह से ये मेरे ख्याल में जब सीटें छोड़ेंगे तो काफ लीग वाले जो हैं वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे अपने ही निशान पर। अपने निशान पर। पिछली बार भी उन्होंने सीट एडजस्टमेंट में अपने निशान पर ही, साइकिल पर ही इलेक्शन लड़े। गुजरात की सीट भी उनमें शामिल थी, उनमें बाकी कुछ और सीटें भी थी जिसमें वो हुए भी। लेकिन अंदर की खबर भी कुछ सियासत के हवाले से, तो अंदर की खबर के हवाले से आपको आगाह करते हैं। जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर है, मुल्क के हर लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल अपने क्लाइमेक्स की जानिब बढ़ रही है। जोड़ तोड़ की सियासत पर इस पर बात करें तो सियासी मुलाकातों और राब्ते जारी हैं। सियासी रहनुमा और कारकुनान का हालात का रुख बल्कि हवा का रुख देखकर पार्टियां छोड़कर दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार करने के जमाना अब उसका आगाज हो गया है। हालिया सियासी बहरान को देखते हुए साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी और चंद साबिक MPA समेत मुतादिद शख्सियात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान में शामिल हुए। उधर हुक्मरान जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़रा अमीर आरिफ जान मोहम्मद हसनी, मीर सलीम खोसो और ज़हूर बुलेदी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला किया है। साबिक वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी और साबिक गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच और मुतादिद सियासी शख्सियात पहले ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। उधर सादिक संजरानी जो चाल चलने का फ़न खूब अच्छी तरह जानते हैं और सियासी वफादारियों के खरीदो फरोख्त में काफ़ी माहिर हैं, अब उन्हें एक कशीदा सूरत हाल का भी सामना है। वो चेयरमैन सेनेट के ओहदे को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुसलसल भाग दौड़ भी कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है
कि PDM में शामिल जमातों ने उन्हें अदम एतमाद के वोट के जरिए हटाने का उसूली फैसला भी किया है। और ताज़ा खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब्दुल अलीम खान को मुलाकात के लिए भी बुला लिया। माजी में भी मुल्क में किसी भी सियासी बहरान का सामना हो या इंतखाब करीब हो, सियासी जमातों के जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज़ हो जाता है। ये ज़ाती मफादात पर मबनी मिसाल है जो हमारे मुल्क में बार बार दोहराई जाती है। इससे हमारे मुल्क और कौमी बैरूनी साख बुरी तरह से मजरू होती है। लेकिन किसी की पेशानी पर शर्मिंदगी के चंद कतरे भी नज़र नहीं आते हैं। बहरहाल है कि इलेक्शन से पहले कौन किधर किस तरफ जाता है दिखाई देता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद मामलात पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब कुछ इम्कानात हैं कि शायद कल के बिछड़े आज फिर से मिल जाएं और उनके मिलने की राह हमवार हो रही है। गवर्नर हाउस सिंध में कामरान टेसूरी के साथ मुलाकातों में डॉक्टर फारूक सत्तार की मुलाकात हुई है, PSP के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तमाम धड़ों को इकट्ठे करने के मामलात पे बात हो रही है। तो इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब आपके वक्त का। MKM के धड़े जो PSP बन गए, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, क्या इम्कानात है कि सब इकट्ठे हो जाएं, आपके साथ मुलाकातें हो रही हैं? देखिए, सियासी टास्क तो मैं ना किसी का ले सकता हूँ, ना मेरा सियासत से कोई ताल्लुक है बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के। हाँ, इखलाकी टास्क जरूर है कि मैं उन सब के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करूँ जो किसी भी ना इत्तेफाकियों और आपकी रंजिशों की वजह से हमारे शहर को, सूबे को या मुल्क को नुकसान हो रहा है। और मेरी ये पहले दिन से कोशिश है और उसी कोशिश के सिलसिले में देखा होगा कि मैं पीर साहब पगाड़ा के पास भी गया था, आसिफ अली जरदारी साहब के पास भी, और अयाज लतीफ़ अली जो साहब के पास भी, और जमात इस्लामी के दोस्तों के पास भी, और इसी तरह से जो MKM पाकिस्तान के वो लोग जो MKM पाकिस्तान में पहले थे और फिर नहीं रहे और आगे धड़ों में चले गए या अपनी अपनी शनाख्त में चले गए, उनसे भी मेरी मुलाकातें जब हुई हैं तो मेरी ये कोशिश है कि हम सब मिलकर इस सूबे और इस शहर की, जो शहर कराची है, इसकी जो रौनकें हैं, इसकी जो मईशत की पोजीशन है, वो इस वक्त गैर मुस्तहकम है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ठीक करने में लगे रहें। हमें इस शहर को ठीक करना है ताकि ये शहर तरक्की करेगा तो ही मुल्क और सूबा करेगा। कोशिश जरूर है कि सबकी नाइतफाकियां दूर हों और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस शहर के अमन के लिए। नाइतफाकियां जो है वो बुनियादी तौर पर तो सियासी जमातें और सियासी लोग हैं, तो सियासत में MKM में मुस्तफ़ा कमाल की और बाकी लोगों की वापसी, MKM का वोटर एक, उर्दू स्पीकिंग का वोटर एक हो जाए तो तमाम जमातें इलेक्शन से पहले इकट्ठी हो सकती हैं। तो ये सवाल कराची और उन लोगों से, वोटर और सपोर्टर से करता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि सब मिलजुल कर काम करें और वो ये चाहते हैं कि ये सूबा और ये शहर तरक्की करे, तो ये तो लोगों पर मुनहसर होगा, क्योंकि एक दूसरे को मिला भी दिया जाए लेकिन अगर अवाम उसे एक्सेप्ट ना करें और अवाम उस चीज़ को ना समझें तो वो मिलना और मिलाना बेकार रहता है। मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल मुझसे नहीं, आपको अपने मीडिया के थ्रू आवाम से करना चाहिए कि यूनिफिकेशन हो या तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार से इस सूबे और इस शहर में अपना अपना काम करें और मिलजुल कर काम करें, क्योंकि जो वक्त का तकाजा है, जो वक्त के हालात हैं, वो मुतहम्मल नहीं हो सकते इस वक्त सियासत करने के। वो सियासत की गुंजाइश बची ही नहीं है। पहले हम कोविड में लगे रहे, फिर फ्लड आ गया, आज माशी इस्तेकाम नहीं है पाकिस्तान में, सियासी इस्तेकाम नहीं है पाकिस्तान में। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ये सब मिलजुल कर ये कराची, ये सूबा, ये पाकिस्तान मोहब्बत और प्यार, अमन का गहवारा बने और एक दूसरे को ब्लेम गेम से निकल कर एक दूसरे को ठीक करने के बजाय हम इस शहर कराची को ठीक करें, इस सूबे को, इस मुल्क को ठीक करें और अपना अपना हिस्सा डालें। गवर्नर साहब, MKM के साथ जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने अपने मुतालिबात के हवाले से बात की है। वो मुतालिबात जो PDM में शामिल हो वो पूरे नहीं हुए, आप तक कोई उन्होंने चीज़ें भी पहुँचाई हैं कि वफाक तक ये उनके मुतालिबात पहुँचाए से आए। क्या मुतालिबात जो अब तक नहीं हो सके पूरे?
देखें, मैं क्योंकि अब वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से अपनी सियासी जमात से निकल कर सूबे का गवर्नर हूँ, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि जो MQM के दोस्त मेरे पास आए थे, उन्होंने ये बात की कि जो एग्रीमेंट उनके साथ साइन किया गया था, जिस पर तमाम सियासी जमातों के बड़े लीडरान के साइन मौजूद हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। यही बात मैंने आसिफ अली जरदारी साहब के सामने और पीपल्स पार्टी के दोस्तों के सामने रखी थी, और मेरी यही ख्वाहिश थी उस वक्त भी कि मिलजुल कर अफ़ाम व तफ़हीम से एक दूसरे को बर्दाश्त कर कर इस सूबे, इस शहर और इस मुल्क की तरक्की के लिए एक दूसरे से किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। अच्छा गवर्नर साहब, एक सवाल, आप सबको इकट्ठा कर रहे हैं, MQM के तमाम लोगों को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेमन साहब है, मंदोखिल साहब, उन्होंने कहा बानी MQM भी आ जाएं तो उन्हें तो कोई इतराज़ नहीं है, उनको भी सियासत में होना चाहिए, तो उनकी भी वापसी का कोई हो सकता है मामला? देखिए, मैं MQM पाकिस्तान में जब तक था, और आज मैं ये बता दूं कि ये एक रेड लाइन है। हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासी जमात जिससे मेरा ताल्लुक था, MQM पाकिस्तान, क्योंकि अब मैं नॉमिनेट हो गया हूँ गवर्नर के लिए, तो सियासी पोजीशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ, शर्जील भाई हमारा छोटा भाई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत बुर्दबारी से और समझदारी से किसी भी बात को कहना चाहिए। मुझे नहीं पता, आप बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात की है, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना मैंने सुना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम MQM पाकिस्तान है जिसके सरबराह। ठीक सर, ठीक है। गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, कामरेड रसूरी साहब, और मुलाकातें MQM के मुख्तलिफ धड़ों की उनके साथ हो रही हैं। लगारी साहब, हो सकता है इकट्ठा होना तमाम वो उर्दू स्पीकिंग वोटर जो गवर्नर साहब के साथ मुलाकातें हो रही हैं, सबको वो कह रहे हैं कि इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, सूबे के लिए इकट्ठा होना चाहिए। मेरे ख्याल में उन्होंने सबको फ्री छोड़ दिया है कि जो चाहें वो फैसला करें, और लोगों के पास जाएं कि लोग क्या चाहते हैं जी। और लोगों के पास जाने की सूरत हाल को हमने देख लिया है। और जब यहाँ कराची में इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी ने अपनी सीट रिटेन रखी, जो चली गई थी PTI को, मलीर की सीट, और MQM वो सीट दोबारा रिटेन नहीं कर सकी है, और कोई मुकाबले में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और वो स्ट्रगल करते या वो होमवर्क करते या वो वहाँ पर ग्राउंड में काम करते तो शायद कुछ वोट बढ़ भी जाते, लेकिन जहाँ पर रुकावट है उस रुकावट की तरफ कोई जाने को तैयार नहीं है। और इनमें से कोई भी फरीक मुझे नहीं लगता है कि एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। एक सीट पर इत्तेफाक नहीं कर सके थे, और नतीजा ये निकला था कि महमूद मौलवी साहब के मुकाबले में इनमें से कोई भी करीब भी नहीं थे, और उससे पहले भी यही हुआ था। आपने देखा था कि अब्दुल कादिर मंदोखिल ने किस तरह से बल्दिया की सीट निकाली थी, उसमें जो है वो PSP भी पीछे रह गई, MQM भी पीछे रह गई थी, और ये सारे के सारे पीछे रह गए थे। तो अब सूरत हाल, अगर हम आइडियल सूरत हाल सोचें, उसके बारे में गौर करें, तो बिल्कुल दूसरी बात है। हम ख्वाब में बैठ जाते हैं, हम ख्वाब देखते हैं कि फ़लाँ सूरत हाल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि ये फरीक एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। एक जो है वो बहादुराबाद का ग्रुप है, एक ग्रुप जो है वो अपना PSP का ग्रुप है, और डॉक्टर फारूक सत्तार अलग अपने ग्रुप के तौर पर या बैठे हुए हैं। और ये तो इनके लिए बड़े मौके आए थे जब मिल बैठते। मेरे ख्याल में कि शायद इनमें से किसी के भी उनके पास स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें ये मिल बैठें, वो अलग अलग ही रहेंगे। और इनमें से कौन जो है वो आशीर्वाद हासिल करता है ये भी किसी को मालूम नहीं है कि वो जो है कौन कौन से मराकज़ के साथ उनके ताल्लुकात किस तरह के हैं, या तमाम मराकज़ के साथ हैं। एक और जगह जहाँ पर इन्होंने मरकज़ बनाया हुआ था उसकी क्या पोजीशन है ये भी किसी को मालूम नहीं है। और क्या उनमें से कोई वापस उधर भी देख रहा है कि नहीं देख रहा है, इनमें से कोई तो देख रहा है तो कौन देख रहा है? इधर राइट और लेफ्ट जो लगा सब आप इशारा करना में बात कर रहे हैं, राइट लेफ्ट जो देख रहे हैं, लेकिन अवाम की तरफ वो देखते हैं कि नहीं अवाम क्या फैसला करते हैं। ये इलेक्शन अगर बल्दियात होता तो खासा बेहतर हो जाता कराची की सियासी जमातों के लिए, उनको अपनी असल हकीकत मालूम होती है और उसके बाद डायरेक्शन बन सकती है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। और हम अब कुछ बात करेंगे बोल बाज़ार की कि आज भी डॉलर जो है वो खासा बेहतर रहा है रुपए के मुकाबले में, और स्टॉक एक्सचेंज में बहरहाल बेहतरी आज भी देखने में आई है। डॉलर की कीमत में आज फिर इजाफा हुआ है, लेकिन इस तमाम तर अमल जो आम आदमी है उस पर किस तरह से हो रहा है वो हम बात करेंगे। अवाम क्या कहते हैं? अवाम इस वक्त खासे नज़र आ रहे हैं कि
तमाम सियासी जमातें मिलकर एक हुकूमत बना रही हैं, वो कह रहे मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। उस बेहतरी की हकीकत अवामी नज़र में क्या है वो देखते हैं। ठीक था सर, अभी ठीक नहीं है, अभी बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं। मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है, मुल्क तो और ज़्यादा ज़वाली का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत जो है ना गलत फहमी का शिकार है कि हम तरक्की कर रहे हैं। एक्स गवर्नमेंट की या जो करंट गवर्नमेंट है, तो डॉलर पहले किधर था और अब कहाँ पे है, और मुल्क के हालात पहले कुछ और थे, अब कहाँ पे है ना पढ़ाई है ना इसी तरह कारोबार में कोई तरक्की हो गए, वही मुल्क है, वही पुराना पाकिस्तान है। अगर देखा जाए मुल्क में महंगाई उरूज पर है, जाहिर सी बात है गरीब की पहुंच से एक टुकड़े रोटी की जो है वो दूर हो रही है, तो मुल्क कहाँ पे तरक्की और कर रही है। देखिए मैशियत अभी तबाह तो नहीं हुई, लेकिन तबाह की तरफ जा रही है। यहाँ पर अब सियासतदान अगर इसी तरह ही अपनी बेबसी दिखाते रहेंगे, सीट के लिए लड़ते रहेंगे आपस में, क्या मुझे सीट दें ये वगैरह, ये चीज़ें हमारे मुल्क में अगर चलती रहेंगी तो इसी तरह ही होगा कि हमारी जो मैशियत है वो तबाह की तरफ चले जाएगी, अगर अवाम के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये मैशियत तो बिल्कुल ख़राब कर दी है इन लोगों ने। ये दोनों तीनों पार्टियों ने आपस में मिल के ना, कभी मैं बैठ जाऊँ मेरी हुकूमत हो, तो इस हुकूमत ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। जी मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया मैशियत का। अगर कोई सस्ती चीज़ मिल भी रही ना, उसमें लंबी लाइनें और सस्ती चीज़ भी अच्छी नहीं मिल रही। हुक्मरान आपस में, सियासतदान भी आपस में लड़ रहे हैं, मुल्क के बारे में सोचते हैं कुछ भी, और गरीब अवाम आपके सामने ही आए, देखें कैसे आटा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिलती है। और अवामी राय आपने जानी है, अवाम परेशान है कि मौसम सर्द है, लेकिन महंगाई ने इतना गर्म कर दिया है माहौल के आम आदमी इस वक्त चीनी, आटा, दाल इसी के शिकंजे में फंसा है और इससे आगे निकल नहीं पा रहा है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट के हवाले से। और आज के खेल में ख़ास तौर पर बात जो चीज़ नज़र आई है कि एक डिक्लेयर कर दिया गया न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से, लेकिन एक बहुत बड़ा स्कोर बनाया गया। केन विलियमसन डबल सेंचुरी स्कोर करने में भी कामयाब हुए। पाकिस्तान के इस वक्त बताया जा रहा है कि 66 पर एक खिलाड़ी आउट भी हो चुका है। हम बात करेंगे मैच की सूरत हाल पर। इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैच फैसला कुन मरहले की जानिब जाता नजर आ रहा है सर? यह बिल्कुल बज़ाहिर तो ये ड्रॉ की तरफ नजर आ रहा है जाता हुआ, लेकिन मुदस्सर पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल टीम है ना, तो कुछ नहीं कह सकते कि आप कल क्लैप्स होना शुरू हो तो धड़ाधड़ क्लैप्स होते हैं। आपको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज याद है कि किस तरीके से पाकिस्तानी टीम क्लैप्स हुई थी। तो मुझे लग रहा है, लेकिन जो पिच का रवैया है वो चेंज हो गया है। जिस तरह आज बिल्कुल परफेक्ट बैटिंग विकेट नजर आ रही थी, तो मुझे लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान अगर हेड डाउन करके खेलता है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करता है, तो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को बचाकर वो रिकॉर्ड भी बचाने में कामयाब हो जाएगा जब अपनी सरजमीन पर उसे मुसलसल 5वीं शिकस्त के खतरे से पाकिस्तानी टीम 2-4। सही। तो अभी जो सूरत हाल, इतना बड़ा स्कोर और पाकिस्तान की बॉलिंग लग नहीं रहा था कि शायद काबू कर पाए, तो क्या वजूहात है कि पिच ऐसी है कि हमें पिचेस से वो चीज़ उस तरह से मिल नहीं रही है? स्पिनर एक ने तो चले, अब्रार ने 5 विकेटें ली, लेकिन वो एक चीज़ है ना कलर नज़र ना आना, तो बॉलर्स में या पिच में सर? देखें मुदस्सिर, इसकी बुनियादी वजह हम टेस्ट क्रिकेट में वो T20 के बॉलर्स खिला रहे हैं। जैसे मोहम्मद वसीम है T20 के, अबरार अहमद आए बड़े दबंग अंदाज से, पहले टेस्ट मैच में 11, दूसरे में 7 विकेटें ली, 6 विकेटें ली, लेकिन फिर उसके बाद उनको समझ लिया है और हमारी बॉलिंग में वो पेनिट्रेशन नजर नहीं आ रही। मैं हैरान हूँ कि इन्होंने यासिर शाह जैसे एक्सपीरियंस कैंपेनर को बाहर कर दिया। नुमान अली हैं तजुर्बाकार, लेकिन वो बॉलिंग में थ्रस्ट नजर नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हमारा सिलेक्शन था, जो साबिक चीफ सिलेक्टर थे मोहम्मद वसीम, वो सही तरीके से कर नहीं पाए। अगर आपकी पूरी बॉलिंग लाइनअप सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी पर रिलाय कर रही है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट अप्रैल 2018 से जुलाई 2022 तक 25 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें उनकी 99 विकेटें थी। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता 2 बरस को देखें तो 8 फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को मिलाकर हमने आजमाए और उनमें सिर्फ एक शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मंजर आम पर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम जो था वो खराब था, या हम जो बासलाहियत फास्ट बॉलर्स हैं उनको मौका नहीं दे रहे। मीर हमजा जिन्होंने 4 मैचों में 16 विकेटें ली थी, उनको मौका दिया गया लेकिन वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो T20 के बॉलर हैं। हारिस रऊफ भी T20 के, वो अनफिट हो गए। नसीम शाह के बारे में भी कहा जाता है कि लंबे स्पेल नहीं करते। तो बुनियादी वजह मैं समझता हूँ हमारी बॉलिंग का जो है कमजोर होना, उसकी बुनियादी वजह बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट है, जिसकी वजह से ये बॉलर सिर्फ 4 ओवर्स के बॉलर्स होकर रह गए।
अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग का इस वक्त, क्योंकि हमें जो इतना बड़ा स्कोर बना लिया है, पहले उसको करना है, उसके बाद एक स्कोर खड़ा करना है, तो पाकिस्तान की जो बैटिंग आप करें कोलैप्स, शान मसूद, इमामुल हक मौजूद है, बाबर आजम अच्छा फॉर्म में थे, तो क्या ये तसलसल हो सकता है कि पाकिस्तान कम अज़ कम मैच बचाने की पोजीशन में रहे? बिल्कुल मुदस्सर, पाकिस्तान की बैटिंग इतनी डेप्थ है कि मैच बचा लें, लेकिन गुज़िश्ता 3 टेस्ट मैचेस जो हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले और हारे, उनमें आप देखें ना कि पाकिस्तान के शुरू के बैट्समैन सही खेले और धड़ाधड़ विकेटें गिरना शुरू हुई। तो इसीलिए तो हम अपनी टीम को अनप्रिडिक्टेबल टीम कहते हैं कि जब आउट होना शुरू होते हैं तो धड़ाधड़ आउट होना शुरू होते हैं। अब बाबर आजम जो है वो, उन पर बहुत कुछ हमारा इन्हिसार है। सऊद शकील एक अच्छे बैट्समैन आए, मुल्तान टेस्ट की एग्जांपल हमारे सामने, इमामुल हक निसफ इंची। हमारे प्लेयर्स ऐसा लगता है कि अपने 50-60 रन करो और उसके बाद आउट हो जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम हारे या जीते, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आखिरी लम्हे तक, आखिरी तक जो है अपनी कश्ती को पार लगाने की कोशिश करें। टीम की तो ज्यादा बेहतर है, मेरे ख्याल में पोटेंशियल है इनमें। अब सरफराज अहमद के आने से एक नई रूह फूक गई है टीम में, क्योंकि सरफराज अहमद ने 86 रन बनाए अपने कम बैक के बाद, तकरीबन 4 साल बाद कम बैक हुआ। तो मैं समझता हूँ ये कर सकते हैं। बाबर आजम पे बहुत इन्हिसार है। उसके अलावा शान मसूद को भी एक लंबी इनिंग्स खेलना होगी, क्योंकि शान मसूद गुज़िश्ता टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ भी इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे और यहाँ पर भी शान मसूद जो थे वो इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में अब सेकेंड इनिंग्स सबके लिए मौका है, क्योंकि फिर दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से ये नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू हो रहा है। नई इंटरिम सिलेक्शन कमेटी आई है शाहिद आफरीदी की क़यादत में, वो भी आज यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची आए हुए हैं। तो इस लिहाज से भी बहुत अहम है आज का मैच कि पाकिस्तान जो है वो कारकर्दगी किस तरह से दिखाए। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद थे। अब पाकिस्तान टीम किस तरह मैच को आगे लेकर चलती है और मैच क्या नतीजा खेज होता है या ड्रॉ की तरफ जाता है, ये अब देखना है अगले 2 दिन के खेल के अंदर। मुदस्सर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।